कौन सांसद कहता है कि मैं पैसा लेके चुनाव जीता हूँ? सब सांसद तो कहते हैं मैं ईमानदारी से ही जीता हूँ। अब वो उन्होंने जो कहा मैंने आपको बता दिया, बाकी वो बातें वो ही जाने। न्यू इंडिया में भ्रष्टाचारी, हत्या के दोषी और बलात्कारी लोगों का शायद लगता है सीना 56 इंची का हो गया है। और कहीं ना कहीं किरण रिजिजू जी ने आपसे कहा, बिल्कुल ये उनके शब्द थे, मैं बता आपने रही पूछा नहीं कि आप जब देश पे चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो करप्शन को ही मुद्दा बनाया था ना? हाँ, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने यही कहा कि करप्शन हर जगह है, फिर भी करप्शन को मिटाने का मुद्दा लेकर के वो सांसद के लिए, एमपी के लिए उन्होंने पर्चा भरा, नॉमिनेशन भरा। जहाँ पे बीजेपी के नेता बलात्कारी बाबा और जो हत्या के दोषी बाबा हो उसके प्रवचन सुनने के लिए उसके पास जाते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको पिताजी कह के बुलाते हैं, इससे ज्यादा अच्छे दिन और न्यू इंडिया आप क्या देखेंगे? क्या ये मुमकिन लगती है भारत की जनता को किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ में केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी लगा देगी? सपने देखते रहिए। 2016 के सितंबर में जब पेमा खांडू शिफ्ट हुए थे, पहले पीपीए में जाते हैं, फिर उसी साल दिसंबर में बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा नहीं था? पीपीए की सरकार फिर कैसे गिर गई? पहले तो ये लोग थे कांग्रेस में, कांग्रेस का सरकार था, फिर वहाँ से इन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और पीपीए में भागे। पीपीए को पार्किंग लॉट बनाया, 3-4 महीने वहाँ रुके, उसके बाद बीजेपी में आ गए। इस तरह से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को सीढ़ी बना के उस राज्य में घुसती है और उसके बाद पूरी तरह से उसी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने पे उतारू हो जाती है। जब बलात्कारी बाबा जो दोषी हो उनके प्रवचन सुनने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच जाते हो तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? नहीं, देखिए, मोदी उनको कितनी बार खुली चुनौती दी है, कितनी बार मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप आइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आइए, आप मेरे से डिबेट कीजिए अगर मैं गलत कर रही हूँ, तो वो तो आते नहीं है। और जुम्मा उनका 1-2 प्रवक्ता जो आते वो भी भाग जाते हैं, तो क्या बोले इसको अभी हम। आपने अभी बोला मोदी जी पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की जहां जहां राज है बिना मोदी जी के पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों नमस्कार। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारे मुद्दे मोदी जी के हुआ करते थे, लेकिन आज 21 अगस्त को ये जो हमारे पीछे आप धरना देख रहे हैं जंतर मंतर पर, 21 अगस्त को ये अरुणाचल से आए हुए लोग हैं और 21 अगस्त को पैदल चले थे और यहाँ करीब 1 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हुए जंतर मंतर पे। और इनका आरोप वहाँ के मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू हैं उनके खिलाफ में है कि उन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं और जिन पे आरोप लगते रहे वो सब तो बीजेपी में चले गए हैं। पेमा खांडू भी पहले कांग्रेस में थे और सितंबर 2016 में कांग्रेस की सरकार को तोड़ते हुए करीब 43 विधायकों को लेकर के वो पहले पीपीए में जाते हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, और फिर उसी साल 2016 के दिसंबर में बीजेपी में वो शिफ्ट हो जाते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है अरुणाचल में। और मुख्यमंत्री कौन? पेमा खांडू। पेमा खांडू कौन? कांग्रेस के। और वो मुख्यमंत्री जब वो कांग्रेस में थे उन पे बीजेपी कई सारे आरोप लगाती थी, लेकिन वही जब से उन्होंने बीजेपी में गए बिल्कुल दूध से धुले हुए हो गए। लेकिन उस पेमा खांडू के खिलाफ में बड़े किताब रख करके और बहुत बड़े सबूत लेकर के ये बैठे हुए हैं लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और डबल इंजन की सरकार में एक फायदा है कि अगर आप स्टेट में भ्रष्टाचार करेंगे और केंद्र में अगर आपकी सरकार है तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, ऐसा शायद देखने को लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां पे बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपी, दोषी नहीं, वो बाबा जेल से बाहर पेरोल पे निकले और वो प्रवचन उनका सुनने के लिए बीजेपी के नेता जाते हो तो उस पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? साथ है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो लीड कर रही हैं और जिनका आरोप है कि वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़े पैमाने पे करप्शन किया है, ये इनका आरोप है। तो आप लोग एक आध नेशनल टेलीविजन पे गई थी डिबेट के लिए, तो वहां पे प्रवक्ता आए थे आपके? बीजेपी के कोई प्रवक्ता थे? बीजेपी के प्रवक्ता आए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और हमसे बिल्कुल सामना नहीं किया। हमसे सामना करने की जब वहाँ की एंकर ने, कीर्ति जी ने उनको बताया कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे सीधा सामना है, उनका सीधा डिबेट है, तो वो बोलने लगे कि हमें पार्टी के हाईकमान से पहले पूछना पड़ेगा, हाईकमान से पूछेंगे उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस तरीके से वो भाग गए। लेकिन सवाल ये है कि करप्शन के मामले में हाईकमान से
पूछ के बताएंगे कि करप्शन हुआ या नहीं, ये पूछेंगे कि करप्शन हुआ ये पूछेंगे? रेडिकुलस, बहुत ही मजाकिया चीज़ है कि पूछ के बताएंगे। क्या पूछ के बताएंगे कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? यही तो असलियत दर्शाता है। आप इसको आप क्या समझेंगे? पूरी नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। लाइव टेलीकास्ट में वो बोल रहा है कि मैं हाईकमान से पहले पूछूंगा, मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करूंगा। उसके बाद एंकर ने फिर भी जोर जबरदस्ती की। एंकर ने फिर भी बोला कि एक बार तोको शीतल जी सामने बैठी, आप उनसे बात कीजिए। आप तोको शीतल को तो जानते ही होंगे, उनसे बात कीजिए। तभी वो मना करने लगी कि नहीं 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 मैडम, मैं बात नहीं करूंगा, बोल के उसने अपना फोन काट दिया। चलिए, कम से कम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो आपके सामने। यहाँ तो मोदी जी खुद 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, न भ्रष्टाचार पे, न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। जब बलात्कारी बाबा जो दोषी हो उनके प्रवचन सुनने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच जाते हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? नहीं, देखिए मोदी जी की तो बात ही अलग है, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारी बात हो रही है राज्य सरकार की। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री, मैंने उनको कितनी बार खुली चुनौती दी है, कितनी बार मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप आइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आइए, आप मेरे से डिबेट कीजिए अगर मैं गलत कर रही हूँ। तो वो तो आते नहीं है, और जुम्मा जुम्मा उनका एक दो प्रवक्ता जो आते वो भी भाग जाते हैं। तो क्या बोले इसको अभी हम? आपने अभी बोला मोदी जी पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की जहां जहां राज है, बिना मोदी जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहां के मुख्यमंत्री हो, आज के एमएलए एमपी कोई भी हो, बिना मोदी जी के इशारे कौन बोलेगा? कोई बोल नहीं सकता। तो मोदी जी पे तो जाना ही पड़ेगा, सब तो मोदी जी ही देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, हमारी देश के प्रधान सेवक हैं, तो देश को सेवा करने में वो लगे हुए होंगे। हम अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मोदी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद पहुंच जाएंगे। देखते वो कितना इंतज़ार करवाते, या फिर आवाज़ पहुंच गई भी होगी, या अनसुना कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल नहीं पहुंची होगी। इसी की तसल्ली करने के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। 4 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हुई है संसद से, मोदी जी के घर से आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक। यही तो हम तसल्ली करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, कि या फिर वाकई में उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। 2016 के सितंबर में जब पेमा खांडू शिफ्ट हुए थे, पहले पीपीए में जाते हैं, फिर उसी साल दिसंबर में बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा नहीं था? पीपीए की सरकार फिर कैसे गिर गई? पहले तो ये लोग थे कांग्रेस में, थे? कांग्रेस का सरकार था। फिर वहाँ से इन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और पीपीए में भागे। पीपीए को पार्किंग लॉट बनाया, 3-4 महीने वहाँ रुके, उसके बाद बीजेपी में आ गए। जब से पेमा खांडू बीजेपी में आए हैं, उसको तो खुला छूट मिल गया है, पूरा फुल परमिशन मिल गया है करप्शन करने का। तो वो करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं। वो अकेला नहीं, उनका पूरा मंत्रिमंडल किए जा रहा है। जबकि 2014 में जब मोदी जी आए थे अरुणाचल प्रदेश, तो मोदी जी ने खुद कहा था इंदिरा गांधी पार्क में, अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि अरुणाचल की स्थिति ऐसी है, अरुणाचल सरकार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ छेद वाला बाल्टी है, छेद वाले बाल्टी में जितना भी पानी भरोगे वो कभी भरेगा नहीं। तो जबकि मोदी जी को पता है उस छेद वाले बाल्टी को जिसने रखा था, वो बाल्टी रखने वाला कौन है। आज उन्हीं के हाथों से करप्शन हो रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाकर रखे हुए। यही तो सवाल लेकर हम यहाँ आए हैं, और इसी सवाल का जवाब हमें अपने परमपिता मोदी जी से चाहिए कि पिताजी, आपने जो बोला था आप उसके विपरीत कैसे कार्य कर सकते हो। आप पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप भी तो पॉलिटिकल रही हैं, आप सिर्फ झूठा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के लोग तो कहते हैं उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, क्योंकि आपको भी एमएलए एमपी बनना है। तो आप सिर्फ ये जो कर रही हैं एक अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के लिए कर रही हैं। देखिए, आरोप तो हर कोई लगा सकते हैं और उनको पूरा हक है, खुला छूट है। वो चाहे जितने भी आरोप लगा लें, उनके आरोपों का जवाब देने के लिए मेरे पास फिजूल के वक्त नहीं है। फिर भी मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, मैं पहले एमएलए लड़ चुकी हूँ अपने दम पर। तब भी मैंने लड़ी थी, तब भी मैंने कहा था करप्शन का ही मुद्दा था मेरा। तब भी मैंने, आज भी जितने वोटर्स मुझे वोट किया, एक एक वोटर्स का पर्चा निकाल के, आरटीआई करके पर्चा निकाल के पूछिए कि तोको शीतल ने आपको वोट के एवज में कितना पैसा दिया था। मैंने एक देला पैसा खर्चा नहीं किया। मैं अपनी ईमानदारी के बलबूते पर, मैं समाज के कार्य के लिए समाज सेविका बनकर के मैं आना चाहती हूँ। अगर समाज मुझे मौका दे तो, अगर समाज मुझे मौका नहीं देता है, वही वोट के बदले में नोट चलता है, तो मैं तो दूर दूर तक, मेरा तो राम नाम सत्य है, दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बाकी उनको जो आरोप लगाना है वो लगाते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं अभी इलेक्शन आ रहा है 23-24 में, बीजेपी दोबारा जीत जाएगी तो करप्शन फिर नहीं हुआ होगा, यही कहना चाहती हैं आप?
नहीं, अभी हाल फिलहाल में 18 तारीख को जब हम किरण रिजिजू जी से, माननीय मिनिस्टर मंत्री जी से जब मिलने गए थे, उन्होंने भी यही कहा करप्शन तो हर जगह है, करप्शन पूरे भारत को लपेटा हुआ है, पूरे अरुणाचल में करप्शन चल रही है। ये किसने कहा? रिजिजू जी ने कहा कि आप कह रही हैं? रिजिजू साहब ने कहा पूरा सब जगह करप्शन है, उन्होंने कहा। करप्शन सब जगह है, यहाँ तक कि विदेश में भी है। उन्होंने इतना तक कहा कि जापान जैसी डिसिप्लिन देश में भी करप्शन है, तो करप्शन पूरी वर्ल्ड में कहाँ नहीं है करप्शन। ये आप किरण रिजिजू जी ने आपसे कहा? बिल्कुल, ये उनके शब्द थे, मैं बता रही हूँ। पूछा नहीं कि आप जब देश में चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो करप्शन को ही मुद्दा बनाया था ना? हाँ, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने यही कहा कि करप्शन हर जगह है, फिर भी करप्शन को मिटाने का मुद्दा लेकर के वो सांसद के लिए, एमपी के लिए उन्होंने पर्चा भरा, नॉमिनेशन भरा, और वो खुद को कह रहा है कि मैं एक जीता जागता सांसद हूँ जिन्होंने एक पैसा खर्चा नहीं करके करप्शन के मुद्दे के ऊपर जनता ने मुझे वोट करके यहाँ निर्वाचित करके दिल्ली भेजा है, और आज मैं आप लोगों की बदौलत में यहाँ पर देश की मंत्री पद में हूँ, मंत्रिमंडल में हूँ। तो जब मैं एक पैसा खर्चा नहीं करके आपके प्यार और सपोर्ट से मैं सांसद जीत सकता हूँ, तो क्या ज़रूरत है पब्लिक को, वो लुटेरों को, चोरों को पैसा लेकर के वोट देने का, एमएलए बनाने का? यही सवाल उन्होंने मुझे अपने पब्लिक से पूछने के लिए बोला है कि क्या ज़रूरत है इन चोरों को एमएलए बनाने के लिए। 2024 दूर नहीं है, किरण जी ने कहा कि जनता की अदालत से बड़ा और कोई अदालत नहीं है डेमोक्रेसी में। तो आप जनता फैसला करें कि आपको करप्टेड वाले लुटेरे एमएलए चाहिए, सरकार चाहिए, या नॉन करप्टेड वाले गवर्नमेंट चाहिए। अगर आपको नॉन करप्टेड वाले गवर्नमेंट चाहिए तो आप एक पैसा मत लीजिएगा किसी से, किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के घर में आप पैसा मांगने मत जाइए, आप क्लीन वोट करके आइए और क्लीन गवर्नमेंट की मांग कीजिए। यही उन्होंने हमें सलाह दिया। कौन सांसद कहता है कि मैं पैसा लेके चुनाव जीता हूँ? सब सांसद तो कहते हैं मैं ईमानदारी से ही जीता हूँ। अब वो उन्होंने जो कहा मैंने आपको बता दिया, बाकी वो बातें वो ही जाने। तो हमारे साथ ही टोको शीतल जी, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की जो यहाँ पे धरना चल रही है, वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ में, जिन पे करप्शन के बहुत सारे आरोप लगे हैं। लेकिन वे कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी से जो बात हुई है, वो कह रहे हैं कि करप्शन तो हर जगह है। बड़ा रेडिकुलस है, ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि जिस सरकार के लोग, जो सरकार करप्शन के मुद्दों में इस देश में चुनाव लड़ी थी, वही सरकार के लोग अगर इनसे कह रहे हैं जैसा ये बता रही हैं कि करप्शन तो हर जगह है, बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर, ये लोग यहाँ बैठी हुई हैं, अगर देखते हैं कब तक इनकी सुनवाई होती है। इनका मांग है कि सीबीआई, ईडी को बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा अरुणाचल प्रदेश में, उनके खिलाफ जाँच में लगाया जाए। क्या ये मुमकिन लगती है भारत की जनता को? किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ में केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी लगा देगी? सपने देखते रहिए आप लोगों ने देखा होगा कि ऑपरेशन लोटस सुना होगा, और ऑपरेशन लोटस किस तरह से अलग अलग राज्यों में विपक्षियों की सरकार को गिराती है। ताजा उदाहरण आप महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार में कोशिश की गई, लेकिन शायद नीतीश कुमार मोदी जी से ज़्यादा 2 कदम आगे निकले, उन्होंने भांप लिया इस चीज़ को। लेकिन जिस तरह से अरुणाचल में 2016 सितंबर 2016 में कांग्रेस से 43 विधायक को तोड़ करके पेमा खांडू शामिल हो जाते हैं पीपीए में, और उसी साल दिसंबर में, यानी कि 1-2 महीने के अंदर में, फिर 30 से ज़्यादा विधायक को लेकर के वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। तो ये ऑपरेशन लोटस किस तरह से इस लोकतंत्र में, किस तरह से और लोकतांत्रिक तरीके से पैसा और पावर के बदौलत किसी भी प्रदेश की सरकार को गिराती है, वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पे करप्शन और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वो जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल बेफिक्र की नींद सो सकता है। कोई बलात्कारी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो आप देखिए क्या होता है। जहां पे बीजेपी के नेता बलात्कारी बाबा और जो हत्या के दोषी बाबा हो, उसके प्रवचन सुनने के लिए उसके पास जाते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसको पिताजी कह के बुलाते हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन और न्यू इंडिया आप क्या देखेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग, पिछले 1 महीना से बैठे हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार का आरोप, हजारों करोड़ का आरोप ये लगा रहे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर पेमा खांडू के ऊपर में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर न्यू इंडिया में भ्रष्टाचारी, हत्या के दोषी और बलात्कारी लोगों का शायद लगता है सीना 56 इंची का हो गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज याद रखिएगा कि क्या बीजेपी पार्टी से कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी अलायंस करती है तो वो अपना वजूद खत्म करने के दौर में पहुंच जाएगी, या उसका वजूद बीजेपी खुद ही खत्म कर देती है।
बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म हो चला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को सीढ़ी बना के उस राज्य में घुसती है और उसके बाद पूरी तरह से उसी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने पे उतारू हो जाती है। खैर, भारत की 138 करोड़ जनता ये सब चीजें देख रही है, और सबसे बड़ी बात, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हो, हत्या के आरोपी क्या दोषी हो, बलात्कार के दोषी हो, सब लोगों की शायद लगता है बल्ले बल्ले है। सोचिए आप। नमस्कार।